हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम गेट 2025 के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर 63। लेट अल्फा बीटा बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो है एंड आपस में भी डिस्टिंक्ट। अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। लेट क्यू जेड बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 5। इसका मतलब क्या है? क्यू जेड हमारा किस टाइप का हो जाएगा? ए नॉट a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x4 degrees less than 5, right? If the function f of z alpha की पावर 6 sin बीटा z माइनस बीटा की पावर 6 e रेज टू पावर 2 अल्फा z माइनस क्यू z अपॉन z रेज टू पावर 6 सेटिस्फाइज मोरेरास थ्योरम इन c माइनस 0। ठीक है, मोरेरास थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब c माइनस 0 में वे इम्प्लाई क्या करती है मोरेरास थ्योरम सेटिस्फाई होने के बाद? कि c माइनस 0 में ये क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की, और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा बाय 4 बीटा किसके बराबर होगा। पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक तो साइन बीटा जेड फंक्शन दिख रहा है, साइन एन जेड टाइप का, और उसको किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया है। देन ई रेज टू पावर जेड टाइप का हमें एक फंक्शन दिख रहा है, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो अगर हम ऊपर वाले को अलग से देखें तो ये हमारे पास क्या है? एंटायर फंक्शन है। कहीं पर भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह एनालिटिक हो जाएगा। नीचे वाले को देखें, ये भी एक पॉलिनोमियल जेड रेज टू पावर 6, ये भी हर जगह क्या हो जाएगा? एंटायर हो जाएगा। तो अगर हम एफ ऑफ जेड की बात करें तो जिसमें हमारे पास ऊपर वाला भी एंटायर फंक्शन है और नीचे वाला भी एंटायर फंक्शन है, तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है एफ ऑफ जेड के पास? कि ये क्या हो? एक मीरोमॉर्फिक फंक्शन हो, यानी कि अगर इसके पास सिंगुलैरिटी हुई तो क्या हो सकती है? या तो रिमूवेबल हो सकती है, या फिर क्या हो सकते हैं? पोल हो सकते हैं। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, या फिर क्या हो सकते हैं? पोल हो सकता है। अगर पोल होंगे तो पोल कहाँ हो सकता है? यहाँ पर, जहाँ पर हमारा नीचे वाला फंक्शन जीरो हो, यानी z रेज टू पावर 6 हमारा जीरो हो, वहां पर इसको पोल हो सकता है। यानी कि z इज इक्वल्स टू जीरो इसका पॉसिबल पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। यहाँ पर ये हमारा एनालिटिक नहीं होगा। देख रहे हो आप, हमारी जो डोमेन दी है इन्होंने, रीजन दिया है, उसमें भी जीरो इन्होंने माइनस कर दिया है। ठीक है। अच्छा, तो जीरो हमें चेक करना है कि भाई कौन सी सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है, पोल है। अच्छा, उसके बाद जो मोरेरा थ्योरम है वो क्या कहती है? कि अगर हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उसमें हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस है। हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए गिवन रीजन में, एंड इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इन दैट रीजन। कर्व हमारा जो है वो पूरा का पूरा कहाँ लाई करना चाहिए? रीजन में लाई करना चाहिए। फंक्शन का इंटीग्रेशन वहां पर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये दोनों हाइपोथेसिस है। हम बोल रहे हैं कि मोरेरा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए हर जगह सी माइनस जीरो पर, और कोई भी क्लोज्ड कर्व अगर हम सी माइनस जीरो में लें तो वहां पर इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब इंटीग्रेशन जो है वो जीरो आना चाहिए एफ का अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व। इसका मतलब क्या है? कि अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जीरो हमने बाहर निकाल रखा है, बाकी सब जगह मोरेरा सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अगर मैं जीरो के अराउंड कोई क्लोज कॉन्टूर लूंगी, यहाँ पर क्लोज कर्व लूंगी, तो उसके ऊपर जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी इस फंक्शन का, तो क्या आएगा? वो जीरो हमारी पॉसिबल पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ का डी एफ जेड डी जेड का अराउंड अ कॉन्टूर जिसमें जीरो लाई कर रहा है, तो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू एट जेड। रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? यही होता है। हम क्या बोल रहे हैं? ये कॉन्टूर हमारा पूरा का पूरा सी माइनस जीरो में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 पाई आई रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू जीरो क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है मोरेरा को। यहाँ से हमारे पास आ गया कि रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू जीरो हमारा क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब रेजिड्यू क्या हो गया? 1/z का कोएफिशिएंट देखेंगे एक्सपेंशन में। तो अब हम क्या करते हैं? हम अपना जो फंक्शन गिवन है उसको एट z इज इक्वल्स टू जीरो उसकी हम एक्सपेंशन निकालते हैं, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, क्या आएगी?
एक मिनट दीजिएगा। तो पहले हम न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर में हमें क्या दिख रहा है, ऊपर हमें दिख रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, हमें अल्फा पावर 6 साइन बीटा जेड माइनस बीटा पावर 6 ई रेस टू पावर 2 अल्फा जेड माइनस क्यू जेड। ठीक है, साइन बीटा जेड का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे जेड इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा जेड, अल्फा पावर 6 बाहर रखता है, बीटा जेड क्या होता है, -1 रेज टू पावर n+1 2n+1 जेड की पावर 2n+1 बाय 2n+1 का फैक्टोरियल, यही होता है। ठीक है, तो जब हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, एन आएगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा बीटा जेड का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा जेड की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस बीटा जेड की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, ऐसा हमारा आ जाएगा। माइनस बीटा की पावर 6 बाहर रखते हैं, यहाँ पर है ई रेस टू पावर 2 अल्फा जेड। नाउ ई रेस टू पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट। अगर हम 0 सेंटर रखें तो हमारे पास क्या जाता है, जेड रेस टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, राइट, यही होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड रेस टू पावर एन यानी 2 अल्फा जेड बाय 1, 1 से शुरू करते हैं, 1 प्लस 2 अल्फा जेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 अल्फा जेड का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 अल्फा जेड का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस क्यू जेड यानी ए नॉट प्लस, यहाँ पर जेड हमारा वेरिएबल है, A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस A3 जेड क्यूब प्लस A4 जेड। तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 6 इंटू बीटा जेड माइनस अल्फा पावर 6 बीटा क्यूब जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा पावर 6 बीटा पावर 5 जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी एज इट इज माइनस बीटा पावर 6 माइनस 2 अल्फा बीटा पावर 6 जेड, 7 वाला भी रख लेते हैं, माइनस अल्फा पावर 6 बीटा पावर 7 जेड पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 अल्फा बीटा पावर 6 जेड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीटा पावर 6 2 2 ज़ा 4 अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस रूट 8 अल्फा 3 बीटा 6 जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। नीचे हमारी z की पावर 6 है तो वहां तक लेकर चलते हैं इसको हम, हमारे पास आ जाएगा -2 की पावर 4 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 16 बीटा 6 अल्फा 4 z4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देन हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32 बीटा 6 अल्फा 5 z5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64 बीटा 6 अल्फा 6 z6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। ठीक है, देन हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल में था ये बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, प्लस बीटा पावर 6 इंटू A0 प्लस बीटा पावर 6 A1 जेड प्लस बीटा पावर 6 A2 जेड स्क्वायर प्लस बीटा पावर 6 A3 जेड क्यूब प्लस बीटा पावर 6 A4 जेड की पावर 4। ठीक है, अब इस पूरे को हमें क्या करना है, जेड रेज टू पावर 6 से डिवाइड करना है। अब उसमें से हम सिर्फ वो निकाल लेते हैं जो 1/z बनाएंगे नीचे, मतलब z की पावर 5 जिसमें ऊपर है। तो एक तो हमारा ये आ गया, जेड रेज टू पावर 5 है इसमें, एक हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, इसमें भी z रेज टू पावर 5 है,
इसको जब हम z रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/z बचेगा। क्या कहीं और बच रहा है? नहीं बच रहा। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, z रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा अल्फा 6 बीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल इंटू z, राइट, माइनस 32 बीटा पावर 6 अल्फा पावर 5 z रेज़ टू पावर 5 बाय z रेज़ टू पावर 6, मतलब z नीचे बच जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू z। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, दैट इज रेसिड्यू। हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा पावर 6 बीटा पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 32 बीटा पावर 6 अल्फा पावर 5 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यही आ रहा है। ओके, तो हमारा क्या आया था कि जो रेजिड्यू है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा पावर 6 बीटा पावर 5 माइनस 32 बीटा पावर 6 अल्फा पावर 5 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास आ गया कि अल्फा बीटा अंदर बच जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस 32 बीटा किसके बराबर होना पड़ेगा, जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस 32 बीटा क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो या तो ये जीरो है मतलब अल्फा जीरो है, या फिर ये जीरो है ये जीरो है। लेकिन हमें क्या बोला था, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, नॉन जीरो, तो ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये वाला जीरो होगा। तो अल्फा माइनस 32 बीटा क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर 32 बीटा है तो अगर हम यहाँ पर वापस रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ रखिए अल्फा की पावर, अल्फा की वैल्यू है 32 बीटा बाय 4 बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अगेन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही है। इसमें क्या कहा गया है कि लेट दिस इज द नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सबसेट। नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सबसेट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डोमेन बन जाएगा, जी बिल्कुल, सबसेट ऑफ सी एंड एफ हमें डिफाइन किया है फ्रॉम दिस डोमेन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें बोला है कि ये क्या है, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। लेट द फंक्शन एफ स्क्वायर इसी डोमेन से सी पर डिफाइन किया है एंड एफ क्यूब भी इसी डोमेन से सी पर डिफाइन किया है। एफ स्क्वायर किस तरह डिफाइन किया है कि एफ ऑफ जेड लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, तो एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर किया, राइट। एफ क्यूब जेड क्या है, एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्यूब कर दिया है, बिल्कुल। जेड हमारे कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन, इस डोमेन पर ही हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस डोमेन एंड एफ स्क्वायर एनालिटिक हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एनालिटिक होगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ एफ स्क्वायर एंड एफ क्यूब दोनों एनालिटिक दिए हैं तो क्या हम एफ एनालिटिक होगा ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हमें पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, एफ स्क्वायर भी एनालिटिक है, एफ क्यूब भी एनालिटिक है। तो अगर हम इनका रेशनल फंक्शन बना लें, मतलब एफ क्यूब अपॉन एफ स्क्वायर अगर हम कर दें, एफ क्यूब अपॉन एफ स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या बन रहा है, ये एफ ऑफ जेड का क्यूब हो रहा है, ऊपर नीचे एफ ऑफ जेड का स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड के बराबर आ जाएगा। तो एफ क्या है, बेसिकली एफ क्यूब अपॉन एफ स्क्वायर है, इनका रेशनल फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो क्या हो सकता है, पोल हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन हो। ठीक है, बिकॉज एफ क्यूब भी एनालिटिक दिया, एफ स्क्वायर भी एनालिटिक दिया है, तो जहां पर एफ स्क्वायर जीरो होगा वो हमारे पोल के पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, और रिमूवेबल क्या हो गया, अगर रिमूव हम कर पा रहे हैं उसको हम कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, एफ स्क्वायर अगर जीरो हो गया, एफ स्क्वायर अगर जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, एफ स्क्वायर जेड अगर जीरो हो गया, मान लीजिए जेड नॉट पर, जेड नॉट एफ स्क्वायर की क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जेड नॉट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है हमारे पास डेफिनेशन। इसका मतलब क्या, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर अगर जीरो बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जो जीरो जेड नॉट अगर वो एफ स्क्वायर की जीरो है तो वो एफ की भी जीरो बन जाएगी, राइट। अब जेड नॉट अगर एफ क्यूब की जीरो है, एफ क्यूब की जीरो है, इसका मतलब क्या है,
एफ क्यूब की जीरो है, इसका मतलब एफ क्यूब एट जेड नॉट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब एफ ऑफ जेड नॉट का होल क्यूब, यही डेफिनेशन है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ जेड नॉट जीरो आ रहा है। तो अगर एफ क्यूब की जीरो है, वो भी हमारी क्या बन जा रही है, वो भी हमारी एफ की जीरो बन जा रही है। अब जिस वैल्यू पर एफ जीरो होगा, एफ जीरो होगा, यानी कि अगर जेड नॉट एफ की जीरो है तो वहां पर एफ स्क्वायर भी जीरो होगा और एफ क्यूब भी जीरो होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन देखकर हम बोल पा रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम इनकी जीरोस जो है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है। एफ स्क्वायर, एफ और एफ क्यूब, इन तीनों की जीरोस क्या है, सेम है। अच्छा ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो जेड नॉट है वो एफ की एक जीरो है और के इंडेक्स है उसका। ठीक है, मतलब कि जेड माइनस जेड नॉट की पावर के इंटू फाइव जेड में लिख पा रही हूँ किसको, एफ जेड। ठीक है, मतलब के इंडेक्स है जेड नॉट। तो अगर ऐसा है तो ये जो जेड नॉट है ये टू के इंडेक्स का बन जाएगा, किसके लिए, एफ स्क्वायर की जीरो बन जाएगा। ये जेड नॉट एफ स्क्वायर की जीरो बन जाएगा टू के इंडेक्स के साथ, और यही जेड नॉट एफ क्यूब की जीरो बन जाएगा थ्री के साथ। ठीक है, तो ऊपर जब हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब इसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। तो z माइनस जेड नॉट की पावर थ्री के आपको ऊपर दिखेगा सम फाइव जेड, और नीचे हमें दिखेगा z माइनस जेड नॉट की पावर टू के इंटू सम अनदर साइज z मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले के पास हमेशा क्या हो रही है, कोई भी जीरो, अगर नीचे एफ स्क्वायर की जीरो है तो वो एफ क्यूब की भी जीरो होगी, और ऊपर वाले में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इंडेक्स है जीरो, उस जीरो का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही पॉसिबल है, पोल पॉसिबल नहीं है। अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पॉसिबल है तो मतलब हम उसको क्या करेंगे, रीडिफाइन कर देंगे, मतलब लिमिट हमारे पास फाइनाइट आ रही होगी, रीडिफाइन कर देंगे फंक्शन की वैल्यू वहां पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एनालिटिकली उसको क्या कर पाएंगे, पूरे डोमेन पर एक्सटेंड कर पाएंगे। अच्छा, एफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या दिया है, एनालिटिक फंक्शन दिया है। अगर एफ स्क्वायर एक एनालिटिक फंक्शन है तो क्या इसकी जो जीरोस हैं, इसकी जीरोस के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड होंगी या नॉन आइसोलेटेड होंगी, कुछ कह सकते हैं। मान लीजिए अगर जीरोस नॉन आइसोलेटेड हुई, जीरोस नॉन आइसोलेटेड हुई, इसका मतलब क्या, उनका लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट हमारा जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, डोमेन में लाई कर रहा है। अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट डोमेन में लाई कर जाता है और हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है पूरे डोमेन में, तो हम क्या लगा सकते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहती है कि एफ स्क्वायर जो है वो हमारा आइडेंटिकली क्या बन जाएगा, जीरो फंक्शन बन जाएगा। एफ स्क्वायर आइडेंटिकली जीरो फंक्शन बन गया, मतलब एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर हमारा आइडेंटिकली जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर बोला कि एफ जो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब जो हमारी जीरोज होंगी वो क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी। ठीक है, फाइनाइट जीरोज होंगी, इनफाइनाइट जीरोज नहीं हो सकती। तो फाइनाइट जीरोज होंगी, आइसोलेटेड जीरोज होंगी, तो उन जीरोज पर हम कैसे बातचीत करेंगे, उन जीरोज को हम रिमूव कर पाएंगे, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जब लिमिट निकालेंगे z टेंड्स टू जीरो, लिमिट z टेंड्स टू जीरो, तो वो हमारी क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो वो क्या, कब आती है फाइनाइट, जब हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो। पोल में तो ये इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, और फाइनाइट क्यों आ रही है, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एफ स्क्वायर एफ क्यूब जो है वो अपनी जीरो शेयर कर रहे हैं, और इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एफ स्क्वायर का जो इंडेक्स है वो टू के है, अगर तो एफ क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री के हो जा रहा है, ऊपर वाला बढ़ जा रहा है। तो ये पावर ज्यादा है, ये कम है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो क्या बन जा रहा है, एनालिटिक बन जा रहा है डोमेन पर। दूसरी हमारी पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही थी कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस डोमेन एंड एफ स्क्वायर इज एनालिटिक इन दिस डोमेन, यहाँ पर हमें एफ स्क्वायर एनालिटिक दिया है,
तो इसकी जीरोस के बारे में तो बात कर सकते हैं कि वो आइसोलेटेड होंगी, नॉन आइसोलेटेड तो नहीं हो सकती। फाइनाइट होंगी अगर हम फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो। ठीक है। और ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ स्क्वायर जेड को हम मान लेते हैं जी ऑफ जेड। और अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, एफ क्या होगा, एफ इसका स्क्वायर रूट होगा, और एफ हमें दिया है कॉन्टिन्यूस, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन की बात करना चाहते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर हम बात करें, सपोज हम सिंपलेस्ट लेकर चलते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट जेड है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट जेड की बात करूँ तो ये क्या हमारे पास बनता है, ये हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांच कट लेते हैं तो डिफरेंट वैल्यू होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांच पॉइंट निकालते हैं, जहां पर जिसके अराउंड घूमने पर हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज हो रही है उसकी। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, z इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या बन जाता है, ब्रांच पॉइंट बन जाता है। जीरो के अराउंड जब हम घूमते हैं तो हमारी क्या है, वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। एक सर्कल पूरा किया अलग, फिर दूसरा वैल्यू एंगल बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा तो वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। तो z इज इक्वल टू जीरो हमारा इस केस में क्या बन जाता है, ब्रांच पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम एफ स्क्वायर जेड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी जी जेड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो स्क्वायर रूट होगा वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हमें ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट हमें लेते हैं। ब्रांच कट हम लेते हैं, वो हटाते नहीं है, बट हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमारा जो कॉन्टूर होगा, कोई भी जब आप कॉन्टूर लोगे, जब आप रोटेट करोगे तो आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे, यहाँ पर आके वापस यहीं से जाना। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन को क्या बनाते हैं, सिंगल वैल्यूड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूड बनाने के बाद फिर हम डिफाइन तो हो गया, फंक्शन तो हो गया। अब क्या बात आ जाती है, कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि हमें तो कहाँ पहुंचना है, एनालिटिसिटी पर पहुंचना है, राइट। अब अगर हम बात करें इसकी कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें ये जो ब्रांच पॉइंट है ये हटाना, ये ब्रांच कट जो है ये हटाना पड़ता है डोमेन से। क्यों, क्योंकि इसके इस तरफ अगर हम बात करें तो हमारा फंक्शन यहाँ से और यहाँ से एकदम क्या करता है, हमारा जंप करता है फंक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाता, तो हमारे डोमेन से ये हटाने पड़ेंगे फॉर दिस फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। हमें बोला है कि जो f है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस बोल के इस डोमेन पर हमें ये बोल दिया कि हम g ऑफ z की स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं, जो कि f ऑफ z आएगा, f ऑफ z हम उससे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम रूट g ऑफ z की वो ब्रांच ले रहे हैं। ठीक है, एक ही ब्रांच हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरी ब्रांच पर हम नहीं जा रहे हैं, एक ब्रांच पर कंटिन्यू करें तभी कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर हम ब्रांच चेंज करते रहेंगे तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस इन्होंने बोला है कि एफ कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो रूट जी ऑफ जेड है, जो हम रूट करके निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एफ स्क्वायर हमें बोला है कि एनालिटिक है, हमें चेक करना है कि एफ एनालिटिक है या नहीं। तो कहाँ पर दिक्कत आएगी, वहां पर दिक्कत आएगी जहां पर जी ऑफ जेड जो है हमारा जीरो हो, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, पावर एक कम होगी, तो जी ऑफ जेड हमारा जो है वो नीचे चला जाएगा, रूट जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड जहां पर हमारा क्या होगा, जीरो होगा, जी ऑफ जेड जीरो होगा, मतलब जीरोज ऑफ जी, जीरोज ऑफ जी मतलब जीरोज ऑफ एफ स्क्वायर, राइट, एफ स्क्वायर को हमने जी लिया था। तो जहां पर एफ स्क्वायर जीरो होगा, अब एफ स्क्वायर कहाँ जीरो होगा, जहां पर एफ जीरो होगा, देख सारी जीरो शेयर कर रहे हैं। तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जीरोस पर दिक्कत आ रही है, बाकी सब जगह कोई दिक्कत है नहीं, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो हम जो डेरिवेटिव है वो डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दिस इंटू जी ऑफ जेड का डेरिवेटिव, ओके, जो भी है हमारे पास डिफाइंड है। अब बात कहाँ रह गई, जीरोस की बात रह गई।
एफ स्क्वायर की हमने बात की कि इसकी जो जीरोस होंगी वो क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी और फाइनाइट होंगी। तो मतलब हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां पर ये डेरिवेटिव में दिक्कत आ सकती है, राइट। उन फाइनाइट पॉइंट, वो जो फाइनाइट जीरोस हैं, क्या वो कौन सी सिंगुलैरिटी पॉसिबल है वहां पर? क्या वहां पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पॉसिबल है? क्या वहां पर पोल पॉसिबल है? क्या वहां पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी पॉसिबल है? कौन सी सिंगुलैरिटी पॉसिबल है वहां पर? जीरोस पर, जीरोस ऑफ एफ पर कौन सी सिंगुलैरिटी पॉसिबल है? एफ हमें कॉन्टिन्यूस दिया है, एफ स्क्वायर हमें एनालिटिक दिया है। तो जीरोस ऑफ एफ पर मात्र कौन सी सिंगुलैरिटी पॉसिबल है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पॉसिबल है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होती है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तब होती है जब हमारी लिमिट जो है क्या हो, फाइनाइट हो। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सच में क्या रिमूवेबल ही है या कोई और भी सिंगुलैरिटी हो सकती है। हमारी लिमिट हम चेक करेंगे कि लिमिट हमारी जीरोस को जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है। यहीं से चेक करते हैं हम हमारी सिंगुलैरिटीज को। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ डैश इज एट जेड, वो इस तरह दिखेगा, राइट। अंडर रूट जी जेड इज एफ जेड। यहाँ पर हमें एफ जेड जो दिया है वो क्या दिया, कॉन्टिन्यूस दिया है, इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर कर चल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा, हम सिर्फ एक ही ब्रांच पर मूव कर रहे हैं, ब्रांचेस के बीच में क्या कर रहे हैं, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं, एक ही ब्रांच को फॉलो कर रहे हैं, तभी हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा पूरी डोमेन पर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं लिमिट z अप्रोचेस z नॉट। जब हम किसी जीरो को अप्रोच करेंगे वेयर z नॉट इज जीरो ऑफ g, यानी g z नॉट इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एफ स्क्वायर एट जेड नॉट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एफ जेड नॉट का होल स्क्वायर इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एफ जेड नॉट इज जीरो। तो ये बेसिकली जीरो बन जाएगा, किसकी, फंक्शन की जीरो बन जाएगा, एफ स्क्वायर की भी जीरो बन जाएगा, जी की भी जीरो बन जाएगा। अब हमने इस पर क्या डिस्कशन करा कि ये फंक्शन की जीरो है, उसकी स्क्वायर की जीरो बनेगा। तो मान लीजिए ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या आ रहा है, जेड माइनस जेड नॉट की पावर के सम ऑर्डर into phi z आ रहा है, सच दैट z नॉट इज नॉट अ जीरो ऑफ phi, राइट। देन जब हम एफ स्क्वायर जेड की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी z माइनस जेड नॉट की पावर क्या हो जाएगी, 2k हो जाएगी, राइट। इवन क्या होगा, इवन ऑर्डर की हमारे पास जीरो आएगी जेड नॉट पर। ठीक है, अब जी जेड हमारा एफ स्क्वायर जेड ही है, ठीक है, तो जी जेड के पास भी 2k ऑर्डर की जीरो है, ठीक है। अब जी जेड का जो डेरिवेटिव होगा, जी जेड का जो डेरिवेटिव होगा, अब अगर हमारे फंक्शन के पास एन ऑर्डर की जीरो है तो डेरिवेटिव के पास उस पॉइंट पर कितने ऑर्डर की जीरो होती है, एन माइनस वन की होती है। तो यहाँ पर अगर एफ स्क्वायर के पास 2k ऑर्डर है तो यहाँ पर इसके पास जेड नॉट पर जीरो हो जाएगी 2k माइनस वन ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ डैश जेड। तो यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट दिस फंक्शन, ठीक है। तो रूट जी जेड हमारा क्या है, एफ जेड, राइट। और इसके पास जीरो कितने ऑर्डर की, हमारे पास के ऑर्डर की है, के इंडेक्स की है। और जी जेड डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ जी, उसके पास कितने ऑर्डर की जीरो है, 2k माइनस वन ऑर्डर की जीरो होगी जेड नॉट पर, ठीक है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास z माइनस जेड नॉट की पावर 2k माइनस वन टाइप का आएगा, इंटू सम फाइव जेड आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करें, ऊपर हमारे पास पावर आएगी 2k माइनस वन और नीचे आएगी z माइनस जेड नॉट की पावर k, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास z माइनस जेड नॉट की पावर क्या हो जाएगा, k माइनस वन हो जाएगा। पावर माइनस हो जाती है जब डिवाइड में होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, z माइनस जेड नॉट की पावर k माइनस वन, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा। और इंटू जी जेड डैश में हमारे पास एक टर्म बची होगी, ये वाला फैक्टर निकालने के बाद हमने फाइव जेड ली है, ठीक है। और ऐसे ही नीचे भी हमारे पास कुछ टर्म बची होगी साई जेड, जिसका जेड नॉट जीरो नहीं होगा, दोनों दोनों ही फंक्शंस का, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, z अप्रोचेस टू z नॉट। तो ऊपर हमारा बच रहा है, पावर में हमारा बच रहा है k माइनस वन, एक पॉजिटिव वैल्यू है,
क्यों पॉजिटिव वैल्यू है? क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं कि जेड नॉट जो है वो जीरो है। जीरो है तो मतलब कि वन तो होगा ही, ठीक है ना? कुछ तो इंडेक्स होगा ना, तभी तो जीरो बना। जब z माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n हमारे पास फैक्टर आएगा, तभी तो हमारे पास बोलेंगे ना कि जेड नॉट जीरो है, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव पावर, राइट? तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी? फाइनाइट आ जाएगी। हेंस हमारे पास जो जीरोज होंगी फंक्शन की, वहां पर कैसे सिंगुलैरिटी आएगी? कैसे सिंगुलैरिटी पॉसिबल है? वहां पर हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पॉसिबल है। तो इस हिसाब से एफ डैश जेड जो हमारा फंक्शन है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एनालिटिकली हम एक्सटेंड कर पाएंगे, पूरा जीरोस पर भी हम रिमूव करके एक्सटेंड कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है? तो एफ डैश जेड एनालिटिक हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो एफ है वो भी क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमारे पास बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ये क्या कह रहा है? मैट्रिक्स स्पेस से हमारे पास आया है। लेट R2D1 एक मैट्रिक्स स्पेस है, R2D2 एक मैट्रिक्स स्पेस है। मतलब R2 पर ही हमने दो मैट्रिक डिफाइन किए हैं, D1 एंड D2। D1 हमने क्या किया है? x1 माइनस y1 का मॉड्यूलस प्लस x2 माइनस y2 का मॉड्यूलस, ठीक है? और D2 हमने कैसे डिफाइन किया? D1 की सहायता से डिफाइन किया है, D1 बाय 1 प्लस D1, ओके? If the open ball centered at 0, 0 with radius 1 by 7 in R2D1, open ball centered at 0, 0 with radius 1 by 7, किसमें? D1 में। डेफिनेशन क्या होती है ओपन बॉल की? सारे x, y आएंगे इसमें सच दैट डिस्टेंस, या फिर यहाँ पर D1 लिखते हैं, सॉरी, D1 distance between x, y and 0, 0 needs to be less than 1 by 7। यही होती है डेफिनेशन हमारी ओपन बॉल की। हाँ जी, यही होती है। D1 क्या डिफाइन करके दिया? D1 हमें डिफाइन करके दिया है मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस y1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मोड x प्लस मोड y जो है हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 1 बाय 7 होना चाहिए। सारे एक्स वाई आ जाएंगे इसमें। तो अगर हम देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाएगा, बाउंड्रीज नहीं आएंगी, अंदर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमें बोला है कि इज इक्वल टू द ओपन बोल सेंटर्ड एट 0, 0 विद रेडियस 1 बाय अल्फा इन R2D2। ये जो बोल आई है हमारे पास, ये बराबर है, मतलब सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एज इन ये बोल रिप्रेजेंट करेगी किस में? D2 में। तो बोल सेंटर्ड एट मतलब इन इन अंडर मेट्रिक स्पेस, अंडर मेट्रिक D2, सेंटर्ड कहाँ पर है? 0, 0 पर है। रेडियस क्या है? 1 बाय अल्फा है। तो ये क्या डेफिनेशन आएगी? सारे x, y आएंगे सच दैट D2 जब हम ऑपरेट करेंगे x, y एंड सेंटर कहाँ है? 0, 0 पर, तो हमारी जो रेडियस वो क्या आनी चाहिए? 1 बाय अल्फा से छोटी आनी चाहिए। अब D2 की डेफिनेशन क्या कहती है? कि D1 x, y, 0, 0 हमारे पास बाय 1 प्लस D1 x, y 0, 0 हमारे क्या आना चाहिए? 1 बाय अल्फा से छोटा आना चाहिए। अब D1 लगा देते हैं। D1 क्या कह रही है? कि मोड x प्लस मोड y अपॉन 1 प्लस मोड x प्लस मोड y क्या होना चाहिए? लेस देन 1 बाय अल्फा होना चाहिए। वो सारे पॉइंट्स हमारे कहाँ जाएंगे? इस बॉल में जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है और ये जो बॉल है, ये दोनों बॉल क्या है? सेम रिप्रेजेंट कर रही है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा टाइम मोड एक्स प्लस मोड वाई इज लेस देन 1 प्लस मोड एक्स प्लस मोड वाई, ठीक है? ये हो जाएगा एक्स, मोड एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं। ये आ जाएगा अल्फा माइनस वाई मोड एक्स प्लस अल्फा माइनस 1 मोड वाई इज लेस देन 1, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर आ गया अल्फा माइनस 1 मोड एक्स प्लस मोड वाई हमारे पास आ गया लेस देन 1, यानी कि यहाँ से आ गया हमारे पास मोड एक्स प्लस मोड वाई क्या आ गया? लेस देन 1 बाय अल्फा माइनस 1, ठीक है? कोई और हमने कुछ गड़बड़ की है क्या?
हमें क्या बोला था, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज लेस देन 1/7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा माइनस वन इज इक्वल्स टू 7। सेम कंडीशन होनी चाहिए ना। हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बोल सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सेम पॉइंट्स आएंगे, सेम पॉइंट्स आएंगे। यहाँ से हमने क्या कंडीशन निकाली, ये, फिर हमें मिली ये कंडीशन, और यहाँ से हमें मोड एक्स प्लस मोड वाई पर क्या कंडीशन मिल रही है कि वो आएगा 1/α-1 से छोटा। ठीक है, और हमारी D1 क्या है, D1 के हिसाब से अगर हम देखें तो मोड एक्स प्लस मोड वाई क्या है, लेस देन 1/7। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अल्फा-1 किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। लेट जी बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें दिया है, एंड लेट जी एंड एच जो हमारे जी से एलिमेंट आ रहे हैं, सच दैट द फॉलोइंग होल्ड्स दीज टू कंडीशंस। जी जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, बट जी स्क्वायर जो है वो क्या है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जी का हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या है, जी इंटू जी ही क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, वो खुद ही अपना क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं कि एच जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, एच स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं है, एंड जी एच जी इनवर्स जो है वो एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यहाँ से हम एच स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका जो ऑर्डर आएगा, हमारे एच का ऑर्डर जो आएगा वो ग्रेटर देन 2 आएगा, राइट। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दी है वो क्या दी है कि जी एच जी इनवर्स जो है वो एच स्क्वायर के बराबर है, यानी कि एच एंड एच स्क्वायर आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स है। एक जी हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, सच दैट जी एच जी इनवर्स किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। अब इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है जी एच जी इनवर्स, क्या करते हैं, अगेन हम क्या करते हैं, जी इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जी स्क्वायर एच जी इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, जी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एच, जी इनवर्स का स्क्वायर करें या जी स्क्वायर का इनवर्स करें, एक ही बात है। तो यहाँ पर जी स्क्वायर आइडेंटिटी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास E। ठीक है, जी इनवर्स भी तो जी ही है ना, ऐसे भी देख सकते हो कि जी इनवर्स जी ही है, तो जी का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम क्या बोल सकते हैं, जी एच जी इनवर्स का कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। नाउ इधर निकालते हैं जी एच स्क्वायर जी इनवर्स, राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसा होता है कि जी ए जी इनवर्स, इसकी पावर जब हम एम एन या एम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या कर रहे हैं हम, जी ए जी इनवर्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी जी ए जी इनवर्स एक बार, फिर जी ए जी इनवर्स, और ऐसा करके हम कितनी बार करेंगे, एन टाइम्स करेंगे। जी ए जी इनवर्स कितनी बार, एन टाइम्स करेंगे। अब क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी ए जी इनवर्स जी ए जी इनवर्स जी। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास पैर बन जाएंगे, जी इनवर्स जी ए जी इनवर्स, राइट। जी इनवर्स जी आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जी ए, ये ए, देन इकट्ठे करके हमारे पास कितने एन, कितने ए आ जाएंगे, एन आ जाएंगे, राइट, इनटू जी इनवर्स लास्ट में बचेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जी ए जी इनवर्स की पावर एन करेंगे, मतलब जी ए जी इनवर्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसके बराबर आता है, जी ए रेज टू पावर एन जी इनवर्स। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जी एच स्क्वायर जी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी एच जी इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, जी एच जी इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। जी एच जी इनवर्स किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एच स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, बेसिकली हो गया एच की पावर 4। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जब हमने कॉन्जुगेट निकाला, जी से प्री मल्टीप्लाई और जी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया एच। ऐसे ही सिमिलर हमने सेम ऑपरेशन लगाया, राइट हैंड साइड पे जी एच जी इनवर्स किया,
जी से प्री मल्टीप्लाई और जी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई एच की पावर 4, यानी एच हमारा किसके बराबर आ गया, एच की पावर 4 के बराबर आ गया। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि एच इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है, जी ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा, एच इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी किसके बराबर आएगा, H3 के बराबर, एच रेस टू पावर 3 हमारे किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। नाउ एच के बारे में हमें क्या पता है कि एच जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, लेकिन एच क्यूब हमने निकाला कि वो आइडेंटिटी के बराबर है। अच्छा ठीक है, जब हमें यहाँ तक कंडीशन पता थी तो हम क्या कह रहे थे कि जो एच का इंडेक्स है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, 2 नहीं आ सकता है, 2 से बड़ा आएगा। हाँ जी ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 3 है, जब हम h की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि h 3 टाइम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा है। तो 3 जो h का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ h जो है वो क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, राइट। तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। यहाँ पर हमें बोला कि h आइडेंटिटी है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट h की पावर हम वो रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी। हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हमें पूछा है देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच h रेस टू पावर n इज आइडेंटिटी इज 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर फंक्शंस की सीक्वेंस हमें दी है। फंक्शंस हमें बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, 0,1 क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। एक कॉम्पैक्ट इंटरवल हमें दिया है जहाँ पर हमारा जो फंक्शंस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये बोला है। कैसे डिफाइन किया है, f1x हमें दिया है x/2 एंड बाकी आगे के जो होंगे वो हमारे क्या है, रिकर्सिवली इन्होंने डिफाइन किए हैं कि f2x क्या हो जाएगा, f1x -1/2 f1x का होल स्क्वायर माइनस x। ऐसे ही f3 आप निकाल सकते हैं f2 से, फिर f3 से आप f4 निकाल सकते हैं, f4 से आप f5 निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, हमें बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। तो हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। ओके, बी ऑप्शन भी उसी से रिलेटेड है जी, बिल्कुल। सी ऑप्शन में बोला है कि जो रूट एक्स माइनस एफ एन एक्स है वो ग्रेटर देन होगा 2√x/2 + n√x से। बेसिकली ये हमारा क्या बनेगा, लोअर बाउंड बनेगा रूट एक्स माइनस एफ एन एक्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमें डी ऑप्शन क्या बोला है कि एफ एन एक्स जो है, एवरी फंक्शन f1x f2x f3x एवरी फंक्शन जो है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x 0 to 1 के बीच में जब x लाई कर रहा है तो ये जो बाउंड्स बन रहे हैं, कौन कौन सा बाउंड बन रहा है, 0 और रूट एक्स के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो लाई कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, f1x के लिए बात कर लेते हैं। f1x की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्या दिया है, x/2। जो x है हमारा वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो x अगर 0 हुआ तो रूट एक्स क्या आएगा, 0। और हमारे पास f1x क्या आएगा, वो भी आएगा हमारे पास 0। तो इक्वालिटी सेटिस्फाइड, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, हाँ बिल्कुल है। अगर x इज इक्वल्स टू 1 करते हैं तो रूट एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 और f1x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर भी हमारी जो ये इनइक्वालिटी वो सेटिस्फाइड है। f1x जो है, f1 जो है वो 0 से बड़ा है और √1 यानी 1 से छोटा। अच्छा ठीक है, अब हम बीच में देख लेते हैं, 0 और 1 के बीच में अगर हम बात करें, ओपन इंटरवल यानी x अगर हमारा बिलोंग कर रहा है 0,1 से, तो यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो x स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन x हो जाता है। डेसिमल वैल्यू से जैसे 0.5 है, उसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 0.25। तो स्क्वायर जब किया तो टर्म क्या हो गई, छोटी। एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो छोटा होता है x से। ठीक है, इसी से हम क्या रिलेट कर पाएंगे कि जो x/2 होगा, नंबर का हाफ कीजिए या नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब करेंगे तो क्या करेगा, बढ़ेगा, राइट। और हाफ करेंगे तो क्या करेगा, घटेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, हमारा लेस देन इक्वल होगा रूट एक्स के, लेस देन होगा बेसिकली 0 से 1 ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें।
तो हमारा जो f1x है वो ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। f1x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि f1x माइनस रूट एक्स जो है वो कहाँ लाई करेगा, जीरो से छोटा होगा। f1x इज लेस देन इक्वल्स टू रूट एक्स, तो f1x माइनस रूट एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अगर f2x की बात करूँ तो वो क्या आएगा मेरे पास, f1x माइनस 1/2 f1x का होल स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि यहाँ पर f1x का होल स्क्वायर किया है, इसको मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर f1x माइनस 1/2 f1x प्लस रूट एक्स और f1x माइनस रूट एक्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी f2x की वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पर ये दिखा पाऊँ कि f2x माइनस रूट एक्स जो है वो अगर मैं दिखा पाऊँ कि लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि f2x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रूट एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस रूट एक्स कर देता है, तो ये आ जाएगा f2x माइनस रूट एक्स। यहाँ पर भी आ जाएगा f1x माइनस रूट एक्स माइनस 1/2 f1x प्लस रूट एक्स एंड f1x माइनस रूट एक्स। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब इस टर्म से और इस टर्म से मैं f1x माइनस रूट एक्स जो है वो क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, अंदर बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1/2 f1x प्लस रूट एक्स। ठीक है, f1x प्लस रूट एक्स क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, f1x प्लस रूट एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है और उसको हमने क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे माइनस, तो ये ओवरऑल हमारी एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, उसको हमने ऐड किया है 1 में, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी। तो हम ये जो अंदर वाली चीज है इसका मान है, इसका साइन तो मुझे पता है कि दिस इज लेस देन जीरो, राइट, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर हमने दिखाया। इसके लिए देखते हैं f1x हमें बोला है कि जो है वो हमारा लाई कर रहा है, सॉरी f1x जो है वो हमारा लाई कर रहा है रूट एक्स से लेकर जीरो से रूट एक्स के बीच में, तो प्लस रूट एक्स कर दूंगी तो f1x प्लस रूट एक्स कहाँ लाई करेगा, टू रूट एक्स से लेकर रूट एक्स के बीच में। ठीक है, 1/2 करना है, तो ये हो जाएगा रूट x/2 से लेकर 1 कहाँ तक हो जाएगा, रूट एक्स के बीच में। अब हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा माइनस रूट एक्स से लेकर हमारे पास 1/2 f1x प्लस रूट एक्स माइनस रूट x/2 तक हमारा जो है वो लाई करेगा। अब क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, जो 1 माइनस रूट एक्स से लेकर हमारा यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो लाई करेगा। ठीक है, अब रूट एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करी थी, रूट एक्स की वैल्यू हमारी लाई करी थी 0 से लेकर 1 के बीच में, माइनस साइन क्या तो हो जाएगी -1 से लेकर 0 के बीच में। अब क्या करना है, मुझे 1 ऐड करना, तो हो जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ये जो वैल्यू हमारी, जो इसका लोअर बाउंड है वो हमारी क्या रही, 0 से 1 के बीच में लाई करी, तो मतलब ये जो है वो हमेशा क्या रह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रह रहा है। तो दिस वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है, दिस वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि f2x माइनस रूट एक्स जो है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से आ गया कि f2x जो है वो लेस देन इक्वल रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, f1x के लिए थी कंडीशन तो f2x के लिए हो गई। ऐसे सिमिलरली हम अगर हमारे पास fnx के लिए कंडीशन है, प्रिंसिपल इंडक्शन लगा रहे हैं, अगर fnx के लिए कंडीशन है तो हम fn+1x के लिए प्रूव कर पाएंगे। सिमिलर ऐसे ही जाना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी की बात करते हैं, अब हम इस कन्वर्जेंस की बात करते हैं।
हमें क्या पूछा है कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। अच्छा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मान लेते हैं कि लेट्स से अगर कन्वर्ज कर रही है तो एफ एन एक्स हमारी एफ एक्स को कन्वर्ज कर रही है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी एट एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो एफ एन प्लस वन भी कहाँ जाएगा, एफ एक्स नॉट पर जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स नॉट किसके बराबर है, एफ एक्स नॉट के बराबर है माइनस वन बाय टू एफ एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर है माइनस एक्स। ठीक है, यही आएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वन बाय टू एफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर। यहाँ से आ गया कि एफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। यहाँ से आ गया कि एफ एक्स नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स एक्स नॉट आएगा, सॉरी एक्स नॉट के बराबर। यहाँ से आएगा कि एफ एक्स नॉट किसके बराबर है, हमारा रूट एक्स नॉट के बराबर है। ठीक है, एफ एक्स नॉट किसके बराबर है, रूट एक्स नॉट के बराबर है। मतलब कि हमारा जो फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ, रूट एक्स की तरफ, हर एक पॉइंट पर रूट एक्स की तरफ। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, रूट एक्स डिफाइन हो जाएगा। पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट एज एन टेंड्स टू जीरो हमारी रूट एक्स पर जा रही है। ठीक है, क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, लीनियस टेस्ट लगा सकते हैं। तो हमारी जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, एफ एक्स हमारी आ रही है रूट एक्स, जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हाँ जी, और हमारे जो फंक्शंस हैं वो क्या दिए हैं, वो भी हमें क्या दिए हैं, कॉन्टिन्यूस दिए हैं। ठीक है, इंटरवल हमें दिया है, वो हमें क्या दिया है, कॉम्पैक्ट दिया है। ठीक है, देन हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी जो सीक्वेंस है फंक्शंस की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है या नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमें एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, निकालो। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एफ एन प्लस वन एक्स माइनस एफ एन एक्स इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा माइनस वन बाय टू एफ एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, एफ एन एक्स का होल स्क्वायर है तो एफ एन एक्स माइनस रूट एक्स इंटू एफ एन एक्स प्लस रूट एक्स कर सकती हूँ। हाँ जी, कर सकते हैं। और बाहर है हमारे पास माइनस का वन बाय टू। अब ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है, एफ एन एक्स जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ लाया कर है, जीरो से रूट एक्स के बीच में लाया कर है, तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। प्लस रूट एक्स कर दिया, रूट एक्स भी जीरो से वन के बीच में लाया कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगी। इसके बारे में हमें क्या पता है कि एफ एन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो ये इधर जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ये वैल्यू जो है हमारी जो है लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। आगे भी एक माइनस का साइन है, ये नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है बेटा, ये हमारी पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एफ एन प्लस वन एक्स जो है माइनस एफ एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एफ एन प्लस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन एक्स है। इसका मतलब हमारा क्या है कि जो फंक्शंस की सीक्वेंस है हमारी वो मोनोटोनिकली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस है जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी इस कॉम्पैक्ट इंटरवल 0, 1 पर। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बात है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को कैसे देखेंगे, इसमें बोला है कि रूट एक्स माइनस एफ एन एक्स। तो बेसिकली रूट एक्स क्या है, हमारा लिमिट है जहां पर एफ एन एक्स जो है हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एवरी एन हम एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूट एक्स से कितनी दूर है। ठीक है, और उसका हमें बाउंड दिया, कौन सा बाउंड दिया, लोअर बाउंड दिया है। लोअर बाउंड हमें क्या दिया है कि ये जो एरर है ना वो हमेशा बड़ा रह रहा है किससे, टू रूट एक्स अपॉन टू प्लस एन रूट एक्स। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो एवरी एक्स और एवरी वैल्यू ऑफ एन के लिए क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए।
अब हम x की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस एफ एन एक्स, एफ एन एट 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, ठीक है। और हमारी राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 0, ठीक है। एफ एन एट 0, तो आप कभी भी एफ एन निकालेंगे 0 पर, एफ वन एट 0 0 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, एफ वन एफ टू निकालेंगे तो उसकी 0 रहेगा 0, एफ थ्री निकालेंगे तो वो भी 0 0 से पास होकर जाएगा, एफ फोर निकालेंगे तो वो भी 0 0 से पास होकर जाएगा। तो 0 हमारी जो है सारे एफ एन एक्स की क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो एफ एन एट 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास आ गया कि 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है, नहीं ट्रू है। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये जो इनइक्वालिटी है क्या करिए, फेल कर रही है। अगर ये ट्रू होगी तो हर एक x हर एक n के लिए ट्रू होनी चाहिए, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या करिए, फेल कर रही है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 1 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। n1 हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 रूट एक्स बाय 2 प्लस रूट एक्स। अच्छा, अब हम x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू मैंने रखी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये हमारी बनेगी, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखी है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि 0.66। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1/2 यानी 0.55। 0.5 क्या 0.5 0.66 से बड़ा है? नहीं, यहाँ पर भी ये फेल कर गई, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको चेक कर ले कि ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई करेगी तो हर एक के लिए होनी चाहिए, तो हमारे पास काउंटर मिल गया कि इनके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये बाउंड निकालें, ठीक है। रूट एक्स माइनस एफ एन एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, एंड देन हम ये बाउंड, लोअर बाउंड हमारा कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये लोअर बाउंड तो बनेगा नहीं, ये हमारा क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा। दूसरी चीज क्या देख सकते हो, जैसे हमने बोला कि एफ एन एक्स जो है हमारे, वो क्या है, एफ एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इंक्रीज करते हुए रूट एक्स की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम एन बढ़ेगा तो हमारा जो एफ एन एक्स और रूट एक्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो एरर है, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और वो कहाँ, किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 0 पर ही जा रही है, लेकिन इन दोनों का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो ये हमारी सीक्वेंस है, ये हमारी 1/n के ऑर्डर से हमारी 0 की तरफ जा रही है, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस फास्टर है। जो एफ एन एक्स है वो फास्टली रूट एक्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जबकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो स्लो, ठीक है। ओके।